और अब शुरुआत में हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। Domestic stock indices surge around 2%. Sensex closes near 61,800 points. Nifty settles above 18,300 level. Rupee logs the biggest single-day recovery in nearly 4 years as it added 1 rupee against the US dollar. And Brent crude oil prices climb around 3% to $96.40 per barrel. और इससे पहले कि हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, हम स्वागत करना चाहेंगे पुनीत जैन जी का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। धन्यवाद सोनू। Puneet, I hope you can hear us. Yeah. Well, we'll continue to update you on our expert as soon as we get online. Let's have a look at what the top story holds for us from the Sensex and Nifty. Absolutely, अर्जुन, बहुत अच्छी खबर है शेयर बाजारों से। सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 2% के उछाल में रहे। वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत सकारात्मक रहने के बीच दोनों सूचकांक में ये तेजी आई। सेंसेक्स 61,800 के करीब बंद हुआ और निफ्टी 18,300 के स्तर को पार कर गया। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.95% की तेजी से 1,181 अंक बढ़कर 61,795 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.78% की वृद्धि से 322 अंकों का उछाल दर्ज करता हुआ 18,350 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.15% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.33% की वृद्धि दर्ज हुई। Sensex and Nifty today surged around 2%. Both stock indices climbed amid positive cues from the global share markets. Sensex closed near 61,800 points, while Nifty settled above 18,300 level. Sensex rose for 1,181 points, 1.95% to finish at 61,795 points. Nifty also jumped 322 points, 1.78% to end at 18,350. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index rose by 0.15%, while the small-cap index ended 0.33% up. In the Sensex pack, 22 companies posted gains, while 6 logged losses. HDFC was the top gainer, as it added 5.8%, followed by HDFC Bank, which rose 5.6%. Infosys surged 4.5%. On the other hand, Mahindra and Mahindra and State Bank of India both declined by 0.8%. Kotak Mahindra Bank fell 0.7%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 15 sectors logged gains, while 4 sectors fell. The IT sector climbed 3.7%, tech gained 3.2%, and metal rose 2.3%. On the other side, auto slid by 0.3% only. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,756 companies gained, while 1,690 companies fell. Shares of 155 companies remained unchanged. And let's have a look at how the rupee performed. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में आज लगभग 4 वर्षों का सबसे अधिक एक दिवसीय उछाल दर्ज हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपए में 100 पैसे की तेजी आई और रुपया 80 रुपए 81 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। रुपए में ये मजबूती अमेरिका के मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने के बाद आई। अक्टूबर में अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर में उम्मीद से अधिक गिरावट दर्ज हुई, जिससे ये आशाएं उत्पन्न हो गईं कि फेडरल रिजर्व अपनी मौद्रिक नीति के रुख को कम कड़ा करने पर गौर कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.9% की गिरावट से 107.23 पर था। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, धन्यवाद सोनू। हेलो Puneet, I hope you can hear us. पुनीत जी, आज जो हमने बाजार में तेजी देखी है, 1,000 अंकों से अधिक का उछाल आया है। कैसे देखते हैं आप इस तेजी को? जो फैसला अमेरिका का आया है, क्या लगता है आपको उसके क्या दूरगामी अनुकूल प्रभाव पड़ सकते हैं शेयर बाजारों के सेंटिमेंट पर और परफॉर्मेंस पर? सोनू, देखिए, आज जो शेयर बाजार में हमने तेजी देखी, मैं कहूंगा एक सेलिब्रेटरी एक मूड था बाजारों का, क्योंकि काफी दिनों से ये बात चली आ रही थी कि यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को बहुत एग्रेसिवली बढ़ा रहा है और वो शायद अभी काफी समय तक ऊंचे रेट रखेंगे। उसमें कुछ मॉडरेशन हुआ है क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा यूएसए में अच्छा आया, तो उससे ऐसा लगता है कि अब
इंटरेस्ट रेट्स की जो मुहिम एक यूएस में चल रही थी उसमें थोड़ी कमी आई थी। मुझे लगता है उसका पूरा फायदा इमर्जिंग मार्केट्स को होगा। एक रिस्क एसेट्स जो हैं यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं लोग, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको फायदा होगा। तो एक पूरे स्टॉक मार्केट में वर्ल्ड वाइड आज हमने तेजी देखी। इंडिया में भी हम नेचुरली उसके लिए उसका हमने रिफ्लेक्शन देखा। सबसे खास बात यह थी कि जो सेक्टर पिछले दिनों काफी प्रेशर में थे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी स्टॉक्स काफी प्रेशर में थे, आज उनमें सबसे ज्यादा गेन था। उसके साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, वहां पर हम देख रहे थे कि गेन्स थे। मेटल सेक्टर, जो कमोडिटी सेक्टर, वहां पर भी अच्छे गेन्स थे। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि काफी ब्रॉड बेस्ड रैली थी और मेरा अपना अनुमान है कि आने वाले समय में अभी रैली ये कंटिन्यू करेगी। पुनीत जी, रुपए में जो आज अद्भुत तेजी आई है, 4 वर्षों से अधिक की सबसे अधिक एक दिवसीय उछाल दर्ज हुआ है। 1 रुपए का उछाल, हमने 100 पैसे बोला क्योंकि 100 पैसे बोलने में भी बहुत एक खुशी महसूस होती है। इसको आप कैसे देखते हैं, ये जो रुपए में उछाल है और जो विश्व की करेंसी मार्केट है उस पर क्या असर पड़ेगा इन इन्फ्लेशन फिगर्स का जो यूएस से आए हैं? देखिए, 2 खास कल वहां पर रिस्क जो रैली थी वो रही अमेरिका में। एक तो जो बॉन्ड यील्ड थी वो काफी गिरावट आई, यानी जो बॉन्ड्स थे उनके प्राइसेस बढ़े अमेरिका में, उसका असर सीधा पड़ता है पूरे विश्व की दूसरी करेंसीज के ऊपर। तो हमने देखा येन, जो जापानीज येन था, उसके अंदर काफी गेन था, 5 से 6% का गेन था जापानीज करेंसी में। तो विश्व की जितनी बड़ी करेंसीज हैं सभी में करीब काफी इंप्रेसिव गेन्स थे। भारत में भी हम देख रहे हैं कि रुपया जो करीब 83 रुपीज के आसपास पहुंचा था, वहां पर गेन्स आए हैं। लेकिन रुपए में देखिए बहुत, तो इसलिए बहुत बढ़त भी नहीं है। मुझे लगता है ये 81 का लेवल एक फेयर लेवल है। दूसरा, आप ये नोटिस करेंगे, आपने भी अपनी स्टोरी में पढ़ा कि 115 का जो डॉलर इंडेक्स था वो अब घटकर 107 आ गया है। तो पूरे करेंसीज के ऊपर, जो वर्ल्ड की बड़ी दूसरी करेंसीज थी वीजा वी द डॉलर, उसके ऊपर प्रेशर कम हुआ है। और मुझे लगता है ये अगेन, मेरा व्यू ये है कि ये एक ट्रेंड है। अब आगे आने वाले समय में हम उतनी डॉलर में तेजी नहीं देखेंगे, थोड़ा टेक्निकल रिबाउंड आ सकता है, पर मेरे हिसाब से जो डॉलर की तेजी थी बहुत ज्यादा, अब वो दैट इज बिहाइंड अस नाउ। Puneet, we have seen that both the FIIs and the DIRs, especially the FIIs, were the net buyers in the market today. We saw both the types of institutional investors in tandem becoming net buyers in the market. To what extent do you see this trend continuing, because the market is at record levels? It went up by 1,181 points today. What does next week hold? We are seeing all the asset classes go up in valuation. So, Arjun, interestingly, we have found a very strong connection between the dollar index and foreign investors buying in emerging markets. And as we saw the dollar index decline on the last 2-3 days, we have seen FIIs continue to buy in emerging markets and also in India. In fact, domestic institutions have been sellers lately. They have been booking profits, but FIIs have turned buyers in Indian markets. And I think this trend again will continue in the longer term. There may be short-term blips, no? You might see some off day when FIIs turn sellers. But if you really ask me, I think this is a period of trend reversal, and we are going to see FIIs becoming buyers not only in the next few days, but I think throughout next year we could expect FIIs to be buyers in emerging markets and particularly in India. पुनीत, आप ऐसे में जब FIIs भी उत्साहित हो गए हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत अच्छे फ्लोज आ रहे हैं, इनफ्लोज आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में भी, सो आपको लगता है कि नई हाइट्स पे शायद बाजार जा सकता है आने वाले दिनों में, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन बिनाइन रहती है, ना सिर्फ यूएस में बल्कि अगर भारत के भी फिगर्स कुछ कम आते हैं इन्फ्लेशन के? तो हाँ, बिल्कुल। देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो सबसे बड़ा एक फैक्टर ऑफ कंसर्न है मार्केट्स के लिए, और मुझे उम्मीद है कि जो इंटरनेशनली भी और भारत में जो मंडे को जो फिगर्स आनी है इन्फ्लेशन की, वो शायद 6.7 के आसपास फोरकास्ट है, और जो 6% अपर बैंड है हमारा इन्फ्लेशन का, उसके काफी पास है। मुझे लगता यह है कि अगर आप सारा कमोडिटी स्पेस देखें, अगर स्टील प्राइसेस हम देखते हैं, कॉटन प्राइसेस देखते हैं, खाद्य पदार्थ की प्राइसेस देखते हैं, तो ये बात साफ है कि इन्फ्लेशन
काफी हद तक अब कंट्रोल में आ चुका है और कोई कारण नहीं है कि यहाँ से इन्फ्लेशन में कोई बहुत बड़ी तेजी हम देखें। और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो मेरा अपना अंदाजा यह है कि अगला साल यानी 2023 का जो साल है वो हमारा काफी बेहतर साल होगा। और नई ऊंचाइयां कितनी छुएगा बाजार ये कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली मेरा अपना अनुमान है कि नेक्स्ट ईयर स्टॉक मार्केट के लिए काफी अच्छा होगा। एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 विल बी वेरी गुड। Puneet, the volatility index is showing 14.4. It's below 15. What does this indicate about the volume of participation in the market? We know what the valuations are. They've gone up because the market went up by 1,181 points. But what about the volume of participation in the cash market? Interestingly, volume of participation has also gone up in the markets. And while the VIX has come down, and VIX represents the fear that people have, it is quite clear that right now Indian investors and I would say domestic investors are not very fearful of a sharp fall in the market. They are very optimistic. So we are also in that same zone. We believe that markets are looking good, but retail investors are, I would say, very, very optimistic, and therefore not only the VIX is low, but volumes are also very high in the market. पुनीत जी, आज आईटी और टेक सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़ने वाले सेक्टर्स रहे। आपको लगता है कि पीछे हमने जो इनमें एक थोड़ा सा दबाव देखा था, अब अगर यूएस इकोनॉमी में एक बॉयंसी आने लगती है तो आईटी और टेक फिर से कहें कि डार्लिंग्स ऑफ द इन्वेस्टर्स बन जाएंगे? देखिए सोनू, की आईटी सेक्टर में काफी सेलिंग थी, ना सिर्फ भारत में, ग्लोबली। इनफैक्ट नैस्डैक जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड बेंचमार्क है, वहां पर करीब 45% करेक्शन आई है पीक से, जबकि डाउ जोन्स विच इज मोर वाइड ब्रॉड बेस्ड, डाउ जोन्स में करीब 20% फॉल आया था, लेकिन नैस्डैक जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडेक्स है वहां पर 45% फॉल आया था। तो क्लियरली टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टॉक्स में ज्यादा हमने सेलिंग देखी, भारत में भी हमने देखा। लेकिन जब रैली शुरू हुई अमेरिका में तो नैस्डैक में काफी बड़ी रैली थी, करीब 7% रिकॉर्ड लेवल है ये। 2020 के बाद इतनी बड़ी तेजी हमने नैस्डैक में नहीं देखी। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में बाइंग हुई, यूएसए में भी, और इंडिया में भी फॉलो थ्रू बाइंग थी एसआईएस के द्वारा, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डेफिनेटली वो भी काफी पॉजिटिव है और उन्होंने काफी बाइंग करी है। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी सेक्टर इज मोर, जिसको हम बीटा कहते हैं, हाई बीटा सेक्टर है, तो वहां पर बाइंग हुई है काफी। Puneet, you linking the domestic stock market to what's happening in the U.S. Nasdaq, you mentioned, went up by 7.3%. Dow Jones went up by more than 3%. S&P 500 went up by more than 5.5%. Gold has gone up. Silver has gone up. Why is it that we are seeing such buying interest even in the U.S. market, which is spilling over into our markets? And Nasdaq you mentioned earlier, but the IT companies are facing massive layoffs. How is it that the macroeconomics of these companies taken together as an industry is translating to high valuations for their stock? So, Arjun, in fact, all the IT stocks and these large IT companies are facing selling pressures because the market believes that they had very high costs, particularly of employees, and their profits were getting affected. Now, the fact is that most of these tech companies have decided to shed workforce at a very large scale, and they're cutting costs, which is very responsible. So basically, the Wall Street believes that these companies will be able to protect the profits, and in fact, that is the reason for optimism. So the very fact that they are willing to shed employees, cut costs, shows that technology companies are behaving responsibly. They want to protect their margins. They want to protect their profits, and I think that is why the investors they have turned positive on the sector. पुनीत जी, जब बाजार में उछाल आता है, जैसा कि हमने देखा है आज अच्छे खासे लेवल्स पे है, तो उसमें भी एक डिलेमा क्रिएट हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए कि क्या उन्हें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्या आपकी एडवाइस रहेगी? आगे के प्रोस्पेक्ट्स क्या आपको उम्मीद है कि अपवर्ड ही रहेंगे या करेक्शन के कोई फैक्टर्स उत्पन्न हो सकते हैं? कौन सी आपको ऐसी चीजें लगती हैं जो शायद बाजार के सेंटिमेंट को नीचे भी ला सकती हैं? देखिए सोनू, आज के उछाल के बाद बाजार में ये हम रिकॉर्ड लेवल पर, ऑल टाइम हाई के आसपास
हमारा जो निफ्टी है और सेंसेक्स है वो आज क्लोज हुआ है। तो इससे डेफिनेटली एक कंसर्न जरूर बनता है इन्वेस्टर्स के मन में कि क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होकर बाजार नीचे आ सकता है। वो एक टेक्निकल पुल बैक देखिए हमेशा पॉसिबल है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं लोग इस बाजार में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और सिर्फ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी नहीं करना चाहते, उनके लिए मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइन है ये। अगर मार्केट्स इतने चैलेंजेस के बावजूद एक न्यू हाई बना सकती हैं, तो मेरा अपना अनुमान यह है कि आने वाले समय में अभी और नए स्कोप है भी मार्केट के अंदर बढ़ने का। और खासतौर से मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा ये फैक्ट कि इंडियन जो स्टॉक मार्केट है उसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया में, अगर वो इन्फ्लेशन नीचे आता है तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन वो बहुत स्टेबल हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं सुझाव देना चाहूंगा, जो आपने जैसे पूछा, कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहें, लगातार धीरे धीरे करते रहें, कोई बहुत बड़ी स्पेकुलेटिव पोजीशन ना लें। लेकिन मुझे लगता है कि जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, वो अगले 2-3 वर्षों में उनको बहुत अच्छे यहाँ से गेन्स होंगे। Puneet, what does the F&O spread positions of FPIs tell you about future valuations of securities in the cash market, at least next week, looking at the F&O expiry that took place on Thursday? So interestingly, Arjun, we analyze the FPI and FII F&O positions every day, and interestingly, they were actually not so bullish on the markets. They have been, we know they have been shorting, particularly Nifty futures, stock futures, and today's market rally also saw some short covering by FIIs. I believe there is a lot more covering left to be done, and which gives me optimism that we might see more bounce in the markets going forward. So FIIs are no longer, I would say, overwhelming force in this market. Domestic investors have been able to support this market, and the fact that FPIs are now turning buyers in cash stocks, that could push the markets even higher. So my overall assessment is that FIIs will be forced to short cover, and probably they will be making net buying going forward. पुनीत जी, आज के बाजार में अगर हम ब्रॉडर मार्केट पर नजर डालें तो वहां भी वृद्धि हुई है, लेकिन मच लेस देन द लार्ज कैप्स। मिड कैप इंडेक्स 0.15% बढ़ा है, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.33% बढ़ा है। क्या ये कुछ इंडिकेशन दे रहा है? नहीं, देखिए सुनो, जैसे आपने पहले कहा था कि आज की रैली इतनी स्ट्रांग थी, और ज्यादातर जो रैली थी वो आईटी इंडेक्स, जो कि 4 से 5% जितनी बड़ी कंपनीज थी, विप्रो, इन्फोसिस, ये जो बड़ी कंपनीज थी, HCL टेक, इन सब में हम बहुत बड़ी तेजी देख रहे थे। तो नॉर्मली ये होता है कि इन्वेस्टर्स, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो थोड़ा रुक जाता है। उसको लगता है कि ये रैली कहीं टूट तो नहीं जाएगी, ये स्टॉक्स नीचे तो नहीं आ जाएंगे। जो हमने देखा है कि जब भी इंडेक्स में बहुत बड़ी तेजी आती है तो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में निवेश उस दिन स्लो हो जाता है, बिकॉज ऑफ फियर फैक्टर दैट दिस कुड रिवर्स। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा ये इंडिकेशन नहीं है, जस्ट अ साइन ऑफ कॉशन ऑन पार्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। वो देखना चाहते हैं कि ये मार्केट सस्टेन करती है अगर हायर लेवल्स पे, तो मुझे लगता है कि मिड और स्मॉल कैप में और तेजी बनेगी। Puneet, what is the price to earnings ratio telling you about the stock market in India? Is it overpriced, overbought or not? So clearly, Indian price to earning ratio is much higher than the world. In fact, worldwide fund managers believe that Indian stock prices are way ahead of global valuations. But I think it is justified in situations, and it has happened with many markets. When they are growing and when there is optimism in those markets, we see the PE multiples go higher. And therefore, I think while it is true that Indian stock markets on the whole are overvalued vis-a-vis the global markets, we still see a lot of investors pouring money into India. In fact, high PE multiples are not known to deter investors who believe short-term gains may be there. So, you're right, Indian markets are slightly or rather overvalued vis-a-vis the world, but I don't think that will stop fresh investments from FIIs or domestic investors. Well, before we move on to the Asian and the US market, let's have a look at what the Union Finance Minister had to say. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that Quad and the Indo-Pacific Economic Framework have further expanded cooperation between India and the USA. She said India deeply values the relationship with the US as a trusted partner.
In her opening remarks at the 9th meeting of the India-US Economic Financial Partnership in New Delhi today, the minister stressed on the need to address the global economic challenges in a more coordinated manner. Speaking on this occasion, U.S. Treasury Secretary Dr. Janet Yellen said strong trade, investment and people-to-people ties make bilateral economic and financial relationships a critical element to the India-US partnership. She said the U.S. is eager to discuss its shared priorities as India assumes the G20 presidency. Puneet, a brief take on bilateral trade between India and the U.S. and how skewed is it in favor of India or the U.S. and what does this mean for the purchase of oil at affordable levels from the U.S.? So India has a very, very favorable balance of trade with USA. In fact, US is our second largest trading partner now after China, and US has the largest trade deficit. That means India has a very large trade surplus vis-a-vis USA. We export far more. Our trade surplus is almost $70 billion with respect to USA. So they are very trusted partners for India. They not only buy our goods, they provide capital to us. So I think India-US partnership in economic terms is one of the most important relationships that India has. Having said that, I think if we really want to grow in future, we will need American capital, we will need American technology, we will need American markets to sell our goods and services. So clearly, I think this is one of the most critical relationships. However, like you mentioned, right now, India also maintains a very close association with Russia in respect of importing oil at low levels. That was really required by India. And I think we have done a very good job of walking this very tight rope of balancing relations between USA and Russia, which are at a very difficult situation right now. So I think we have done extremely well in maintaining both ends of the bargain in terms of USA and Russia. But however, my personal belief is going forward, we will tilt more towards US relationship rather than Russian relationship in the long term. आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। अमेरिका में अक्टूबर में मुद्रास्फीति कम हो जाने के बीच अमेरिकी शेयर बाजारों में आई भारी मजबूती के बाद एशियाई बाजारों में बढ़त दर्ज हुई। हांगकांग का हैंगसेंग 7.7% के उछाल में रहा और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 3.4% की बढ़त दर्ज हुई। जापान का निक्केई सूचकांक 3% की बढ़त में रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों 1.7% की बढ़त में रहे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां दिन के कारोबार में रुख मिला जुला था। फ्रांस का कैक 0.5% की बढ़त में था और जर्मनी के डैक्स में 0.4% की वृद्धि थी, जबकि लंदन का फुटसी 0.3% की गिरावट पर था। आपकी टिप्पणी चीन के जो अभी सिचुएशन है उस पर, उन्होंने थोड़ा सा ईज किया है अपना कोविड का कर्व्स, आपको लगता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आगे चलकर? देखिए, चीन एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और वहां पर जो अभी तक सप्लाई चेन्स बंद थी, जो हमारे पास डेटा है, चाइना से सप्लाईज फिर से शुरू हो गई है काफी बड़े पैमाने पर। चाहे स्टील की बात करें, चाहे केमिकल्स की बात करें, चाहे हम पेपर या दूसरी कमोडिटीज की बात करें, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में कमोडिटी प्राइसेस में कमी आई है और इन्फ्लेशन भी उसका एक कारण है वो कमी आने का। चीन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो 7-8% से ऊपर चल रही थी, वो डेफिनेटली अब नीचे आ जाएगी, शायद 2 या 3 या 4% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि चीन की अर्थव्यवस्था जल्दी ही एटलीस्ट एक मेंटेनेंस मोड में, एक नॉर्मल मोड में आ जाएगी और उसका फायदा होगा ग्लोबल इकोनॉमी को। हम नहीं चाहते कि कोई चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा हिट हो, क्योंकि डेफिनेटली ग्लोबल ग्रोथ हिट होती है उससे, पर दे विल नॉट बी ग्रोइंग एज रैपिडली एज दे वर अर्लियर। आई थिंक दे विल मेंटेन 2-3-4% काइंड ऑफ ग्रोथ। Moving on to the U.S. stock market, the S&P 500 and the Nasdaq jumped yesterday, logging the biggest daily percentage gains in over 2.5 years. The three major U.S. stock indices rose as a sign of slowing inflation in October sparked speculation the Fed Reserve might become less aggressive with interest rate hikes. The Nasdaq Composite Index surged 7.4%, the S&P 500 climbed 5.5%, and the Dow Jones Industrial Average Index gained 3.7%. Puneet, correct me if I'm wrong, but the inflation has gone down by maybe 20 or 30 basis points against the estimate of 7.7%. It's at 7.4 right now. Why is it that there is such a surge in the valuation of all three major U.S. stock indices because of this? So
you're right. I mean, it may appear to be an overreaction by investors, who are just looking for any signs of positivity in the inflation trend. So the operative word here is trend. Now the trend of inflation in USA has turned down, which is why I think the market is celebrating. We still need to see a lot more work in terms of bringing inflation down. But I think markets are hopeful that going forward, inflation will keep getting lower in weeks and months to come. बट ये जो सेंटिमेंट इम्प्रूव होता है उसका एक फॉल आउट जो होता है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, आपको लगता है वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है? देखिए सोनू, कुछ इसका डेफिनेटली नेगेटिव असर आता है. अगर ऑयल की कंजम्पशन की आउटलुक बढ़ता है तो डेफिनेटली उससे हम देखेंगे कि प्राइसेस बढ़ेंगे. पर इसका जो इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पर नहीं है. वी कैन इजीली डील विद ऑयल एट $90 पर बैरल. बहुत ज्यादा 100 के ऊपर जाता है तो उसका ज्यादा नेगेटिव असर होता है हमें. Well, let's have a look at how the oil market performed. Oil prices today jumped about 3% after health authorities in China, the top global crude importer, eased some of the country's heavy COVID curbs. In intraday trade, Brent crude was trading at $96.40 per barrel, while WTI crude prices were at $89.30 per barrel. Puneet, despite China not consuming as much as other nations because of COVID curbs, why is it that oil prices are still range bound and touching almost $100 per barrel mark? Arjun, it is largely because of curbs by OPEC countries. They've cut production by more than 3 million barrels per day. And in fact, they're trying to cartelize supply and keep prices in check. So I think the most important situation here is the purchasing and selling by OPEC countries, and they're trying to maintain prices higher. But I think going forward, market forces will rule. आइए चलते हैं प्रेशियस मेटल्स की ओर. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना आज 220 रुपए की बढ़त से 52,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. दिसंबर अनुबंध वाली चांदी में 330 रुपए की गिरावट से 61,580 रुपए प्रति किलो का मूल्य दर्ज हुआ. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,710.50 प्रति आउंस पर था. चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $21.20 प्रति आउंस पर थी. आपको लगता है कि सोने और चांदी की कीमतें लगभग स्थिर हो गई हैं और ना क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स थे ना वो काम कर रहे हैं, और जब सारे एसेट क्लासेस बढ़ रहे हैं तब भी उनमें उछाल नहीं आ रहा? आप सही कह रही हैं. और सरप्राइजिंगली गोल्ड के प्राइसेस ने अब के बाद इन्फ्लेशन को या किसी और इकोनॉमिक इंडिकेटर रिएक्ट नहीं किया. सिर्फ डॉलर इंडेक्स से उसका असर पड़ता है. जैसे डॉलर इंडेक्स में हमने कमी देखी, गोल्ड में प्राइसेस में थोड़ी बढ़त आई है. पर मुझे लगता है कि ये प्राइसेस एक टाइट रेंज में ही रहेंगी. बहुत ज्यादा तेजी या मंदी गोल्ड या सिल्वर में अभी हमें नहीं लगती. तो पर आपको अभी भी लगता है कि गोल्ड पोर्टफोलियो में होना चाहिए इन्वेस्टर्स के? गोल्ड इज मोस्टली एक इमरजेंसी कैश के तौर पे आप रख सकते हैं कि दूसरी करेंसीज में कोई अगर रिस्क होता है तो गोल्ड बिकम्स अ गुड एसेट क्लास फॉर लिक्विडिटी. लेकिन मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए इसको रखना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है. समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत जी. आप शामिल हुए चर्चा में और आपने हमारे श्रोताओं को उपयोगी और बहुमूल्य जानकारी दी. धन्यवाद सुन. And before we close, a reminder of the headlines. The domestic stock indices surge around 2%. Sensex closes near 61,800 level. Nifty settles above 18,300 points. The rupee logs the biggest single-day recovery in nearly 4 years as it added 1 rupee against the US dollar. And Brent crude prices climb around 3% to $96.40 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.